बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर जाज़ी खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। कलम किताब सिलसिले में हम अपनी किताब द वे ऑफ द नाइफ को डिस्कस कर रहे हैं और आज इंशाल्लाह इसकी आखिरी जो किस्त है जिसमें हम एक अहम वाक़े से मैं आपको आगाह भी करूंगा। इसकी जो तफसीलात वैसे तो हमारी मीडिया में आती भी रहीं और थोड़ी सी बात अब एक अशरा पुरानी भी होगी, लेकिन आज उस वाक़े के बारे में कुछ मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। अब इस वाक़े पर आने से पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री रिकमेंड करूंगा जो खासी मालूमाती हैं और इसमें आप जानेंगे कि सीआईए जो है वो कैसे अमरीकी एजेंडे पर अमरीकी जो कौमी मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे करती हैं और इसके लिए फिर किसी भी वो अखलाकी उसूल, कानूनी कोई भी उसूल हो वो उसे रोंती चली जाती है। ये डॉक्यूमेंट्री, इसका टाइटल है द वॉर ऑन डेमोक्रेसी, 2007 में बनी और इसका जो डायरेक्टर है वो है जॉन पिल्गर। ये डॉक्यूमेंट्री आप जरूर देखिए अगर आपको मौका मिले। घंटे डेढ़ की डॉक्यूमेंट्री है, मैंने देखी, मुझे खासी पसंद आई और ये आपको बतलाएगी कि लातीनी अमेरिका में जो ऐसी जमहूरी हुकूमतें थीं जो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में आई, उन्हें कैसे अपने रस्ते से हटाया गया, कैसे फौजी वहां पर डिक्टेटर्स को उन्हें सपोर्ट किया गया और फिर खूनरेज ऐसी मुहिम चलाई गई कि जिसमें लाखों इंसानों की जानें भी गईं, लेकिन उससे अमेरिका जो है वो अपने मफादात वो कशीद करता रहा और ये सब कुछ सीएए की छतरी तले होता रहा। अब आइए अपने मौजू की तरफ। गुज़श्ता एक साल में मैंने आपसे ये बात की थी कि हम इस बात की तह में जाएंगे जो इस किताब में आखिरी वाक़या भी हैं और इसके अलावा भी दीगर वाक़यात हैं, लेकिन जो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं वो उसमें कि उसामा बिन लादेन तक सीआईए कैसे पहुंची। अब आज की किस्त में हम उस किरदार का नाम लेंगे, उस मोहरे का, कि जिसके ज़रिए सीआईए उसामा बिन लादेन तक पहुंची और उसका नाम है डॉक्टर शकील आफरीदी। शकील आफरीदी खैबर एजेंसी में अपनी प्रैक्टिस करता था। वहाँ पर उस पर ये इल्ज़ामात भी लगते रहे कि वो जो सरकारी अद्वियात हैं उनमें खुर्द-बुर्द के पैक्स भी लेता है और वहाँ पर जो सरकारी जो इसमें मामलात हैं उनमें बदअनवानी और करप्शन में मुलव्वस है। इसके अलावा उसकी शोहरत ये भी थी जहाँ तक कि वो ख़वातीन के साथ, अपनी जो कलीग्स हैं उनके साथ नाज़ेबा जुमले कसना या उनके साथ फ़ोहश गुफ्तगू करना और उनके साथ लतीफ़ाबाज़ी करना, ये भी उसके मशाग़िल में शामिल था। ऐसे किरदार का हामी जो शख्स था, उसकी जब शोहरत वहाँ पर फैली, चूँकि वो एक डॉक्टर भी था, उसकी प्रैक्टिस भी ठीक चल रही थी, तो एक महदूद इलाके में जहाँ पर आबादी कम हो और एक आध कोई सरकारी अस्पताल हो, किसी डॉक्टर की जो शोहरत है वो करीबी इलाकों में फैलते देर नहीं लगती। तो वो जब उसकी शोहरत पहुंची तो उन्हीं दिनों में एक वहां पर अस्करियत पसंद ग्रोह था जिसका नाम था लश्कर इस्लाम। चूंकि मैं खुद भी उन 2001-2-3 में वहां पर गया था खैबर एजेंसी में किसी मजहबी तकरीब में शिरकत के लिए, तो मुझे इस बात का तो इल्म है कि लश्कर इस्लाम उन दिनों खासा एक ताकतवर वहां पर ग्रोह था। लश्कर इस्लाम का जो सरबराह था वो था मंगल बाग, जो पिछले दिनों अफगानिस्तान में मारा गया। मंगल बाग को जब डॉक्टर शकील अफरीदी के बारे में पता चला तो उन दिनों चूंकि वो फिरका वाराना और इस किस्म की जो कार्रवाइयां हैं वो उनमें मुलव्वस था, तो मंगल बाग के जो कारकुनान थे या जो उसके लड़के थे जो फिरका वाराना या इस किस्म की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ या दीगर जो वहां पर मुखालिफ ग्रोह थे उनके साथ वो लड़ाई झगड़ों में मुलव्वस रहते थे, तो वो इलाज के लिए डॉक्टर अफरीदी के पास जाते थे। डॉक्टर अफरीदी की जब शोहरत मंगल बाग तक पहुंची तो मंगल बाग ने उसे फिर अपने घर बुलवाया और उसे 10 लाख रुपए का मुतालबा भी किया। समझे आप, भत्ता उसे जो है ना वो वसूल करने की कोशिश की। डॉक्टर अफरीदी ने जब उसे इनकार किया तो डॉक्टर अफरीदी को उसने फिर 1 हफ्ता के लिए अपने घर में कैद किया, उस वक्त तक जब तक उसने रकम अदा नहीं की। ये 2008-9 की बात है। 2009 में वो फिर पेशावर गया, वहां पर एक तिब्बी जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करने गया डॉक्टर अफरीदी। तो वहां पर उसे एक अमेरिकन एक कारिंदा मिला जिसने अपना तारुफ जो है वो सेव द चिल्ड्रन, जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टी जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो रफाई बच्चों के लिए काम करती है, वो उसके नुमाइंदा के तौर पर मिला और उसे कहा कि डॉक्टर अफरीदी, मैं तुम्हारे काम से मुतासर हूँ और हम चाहते हैं कि एक बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है तुम उनके लिए काम करो, तुम्हें हर किस्म की इमदाद फराहम की जाएगी। डॉक्टर अफरीदी को उसने फिर अपने इस्लामाबाद में घर में एक पोश इलाके में बुलवाया। जब डॉक्टर अफरीदी वहां गया तो फिर उसकी मुलाकात उसने वहां पर एक 35 से 40 साल गोरी चिट्टी लंबी रंगी एक अंग्रेज खातून से उसने करवाई। अब ये डॉक्टर अफरीदी के सारे इंकशाफात हैं जो उसने पाकिस्तान एजेंसी ISI के सामने किए और ये अखबारात और इन किताबों की जीनत भी बने।
वहां पर उसका कहना है कि उसने उससे मुलाकात की, उसने अपना तारुफ जो है वो केट के नाम से करवाया उस खातून ने, और उस खातून ने फिर बताया वो खातून जो थी वो पेरोल थी, वो का अहलकार थी सीएए की, लेकिन डॉक्टर अफरीदी अब ये तमाम मामले से लाइल्म था। उसे अभी तक कुछ मालूम नहीं था कि ये सीआईए का एक ट्रैप है, उसका बिछा हुआ एक जाल है। लेकिन वहां पर उसने मुलाकात की, और फिर उसे डॉक्टर अफरीदी को एक टास्क सौंपा गया कि वो कबायली इलाकाजात में, बिलखुसूस खैबर एजेंसी जहां पर तालिबान या अलकायदा की लीडरशिप है, वहां पर वो मालूमात ले, और वहां पर वो जो डॉक्टर है जो सेव द चिल्ड्रन का कारिंदा उसे मिला था, जिसका नाम जॉन था, विलियम था, वो विलियम को बताता रहे अपनी पेशरफ्त के बारे में। विलियम ने, अब इस सिलसिले में हुआ यूं कि ये इसमें तकरीबन साल 6 माह गुजर गए। अब इसके बाद उसे कुछ टास्क भी मिलने लगे। डॉक्टर अफरीदी को उन्होंने फिर पोलियो मुहिम या इस किस्म की दीगर जो तिब्बी मुहिम हैं उनके सिलसिले में उसे मुख्तलिफ इलाकों में रवाना किए जाने लगा, और इसके लिए बहुत बड़ी खतीर रकम भी उसे दी जाने लगी कि वो जहाँ जाकर वहां पर जो मरीज हैं, अफराद हैं मखसूस इलाकों में, वहां पर जाकर वो सैंपल्स इकट्ठे करे, डीएनए के सैंपल्स। और यही सैंपल जो थे वो सीएए के अपने डाटा बेस में भी थे, ताकि वो इन मरीजों के सैंपल्स वो मैच करें, और फिर इसके जरिए जो वहां पर अलकायदा के ऑपरेटिव थे या अलकायदा के जो मेम्बरान थे या उनकी क्यादत या जो तालिबान की सीनियर क्यादत, वो उन्हें ट्रेस कर सकें। ये मामला चलते रहे 2010 तक। अब इस दौरान ऐसा भी नहीं कि सिर्फ वही केट उसे मिलती रही, बल्कि इसमें दीगर कई सीआईए के एहलकार भी आए, जिसमें टोनी भी है, जिसमें सारा भी है, दीगर कई ऐसे, यानी कि मुकम्मल तौर पर एक ऐसा तासुर दिया गया डॉक्टर अफरीदी को कि ये वो सेव द चिल्ड्रन के लिए काम कर रहा है, और उसमें कोई भी ऐसी जो साजिश की बू या कोई भी ऐसी गैर कानूनी काम नहीं कि जिसमें वो उसे पकड़ा जा सके, या वो किसी एजेंसी के लिए काम कर रहा है। अब ये सारे मामला चलते रहे, तो फिर दिसंबर 2010 में यहाँ पर एक अहम किरदार इसमें शामिल होता है कि जिसका नाम है सुई। सुई जो है ये सीआईए के एक एहलकार है, जो जिसकी जिम्मेदारी इस्लामाबाद से ये जो अमेरिकन एम्बेसी है वहां पर उसकी निगरानी। उसने फिर उसे टास्क दिया डॉक्टर अफरीदी को कि वो कुछ इलाके पेशावर के और कुछ एबटाबाद के इलाकों में वहां पर एक मुहिम चलाए हेपेटाइटिस बी की, कि जिसमें 15 से लेकर 45 बरस तक ख्वातीन को ये इंजेक्शन जो हैं वो कुछ वक्फों के बाद, तवक्कुफ के बाद लगाए जाने होंगे। अब उसके लिए एक बड़ी रकम उसे दी गई, तकरीबन जिसकी जो एक कदर थी, यानी जिसका एक अंदाजा वो था 55 लाख रुपए। इससे पहले वो तकरीबन करोड़ों जो है वो रुपए ले चुका था मुख्तलिफ जो मुहिम थी या कंपेन थी उनकी मद में। अब जब देखना ये होगा कि ये जो उसे एबटाबाद में क्यों भेजा जा रहा है, इसके पीछे क्या स्टोरी, वो भी कुछ तवक्कुफ के बाद मैं आपको बताता चलता हूँ। जब उसे एबटाबाद में रवाना किया गया, एबटाबाद में उसने जो वहां पर मुकामी जो हेल्थ ऑपरेटिव थे, यानी कि जो सरकारी एहलकार थे, ख्वातीन थी और कुछ और अमला भी था, वो भी उसने साथ मिलाया, और उसे मखसूस इलाके में भेजा गया जिसका नाम था बिलाल टाउन। अब ये बिलाल टाउन जो है ये एक मतवसत और खुशहाल इलाका था कि जहाँ पर कुछ पोश जो क्लास थी वो शहर की वहां पर वो रहती थी, और उसे उस इलाके की जिम्मेदारी सौंपी गई कि वहां पर जाकर वो जो ब्लड टेस्ट हैं या सैंपल है डीएनए के, वो वहां से ख्वातीन के इकट्ठे करे। और फिर उसे एक मखसूस जो एक गली थी जिसे बठान गली कहा जाता है, कि जिसमें एक बड़ा कंपाउंड था, एक बड़ा मकान था, कि जिसके बारे में सीए को कुछ शक शुबा था, उस मकान पर लगा दिया गया कि इस गली में जो है कोई भी घराना वो रह ना जाए और सभी से सैंपल्स लिए जाएं। हुआ यूं कि इतफाक से उस गली में उसने जब सबके वो सैंपल्स लिए तो उसी घर में से कोई भी नहीं निकला, बल्कि उसे बताया गया कि इस घर में जो दो भाई हैं वो वजीरिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो अपनी फैमिली समेत रहते हैं, लेकिन वो इस वक्त मौजूद नहीं। किसी ना किसी तरीके से डॉक्टर अफरीदी ने उस मकान के रहने वाले मकीन जो थे उनका फोन नंबर ले लिया, और फिर उसने राब्ता किया तो उसे बताया गया, जिस फर्ज से उसने बातचीत की कि वो वहां पे नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद वो आएगा तो जरूर फिर वो उसे कोऑपरेट करेगा, यानी कि जो खातन को अगर इंजेक्शन की जरूरत है तो वो इस सिलसिले में उसके साथ ताउन करेगा। अब ये सारी मालूमात लेकर वो इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद में उसी सुई खातून जिसका नाम है उसे वो मिला, उसे सारी मालूमात दी, और इस सिलसिले में उसे कैश थमा दी गई। बिलाल टाउन के जिस मकान की हम बात कर रहे हैं, उस मकान पर सीआईए ने अपने ड्रोन के जरिए और दीगर जो पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स हैं उनके एहलकार थे या जो स्पाइज यहाँ पर जासूस थे पाकिस्तान में, उनके जरिए नजर रखी हुई थी।
اور CIA کو इस बात का कुछ अंदाजा था कि इस मकान में कोई हाई वैल्यू टारगेट मुकीम है, लेकिन उसका अभी तक ये उन्हें कंफर्म नहीं था कि उसमें रह कौन रहा है। अब हुआ यूं कि उसके बाद ये जब सारी सूरत हाल गठी हो गई, यानी मार्च और अप्रैल में इस बात के शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए कि यहाँ पर कोई हाई वैल्यू टारगेट है, तो ये जो जिसका मरकज अमेरिका में और इस्लामाबाद में उनका जो हेड ऑफिस था यहाँ पर मालूमात इकट्ठी करने का, तो उन्होंने इस बात का पहले सोचा कि क्यों ना फिर ISI को इस बात पर इत्माद में लिया जाए कि वो मिलकर उस पर कोई रेड करें, कोई छापा लगाकर उसमें जो छापा मार कार्रवाई करके उसमें जो भी शख्स मुकीम है उसे गिरफ्तार किया जाए। लेकिन ये फिर इस बात शाकी थी कि अगर उस ISI को खबर कर दी गई तो कहीं कहीं उन्हें खदशा था इस बात का कि कहीं वो फर्द जो है उनकी गिरफ्त से निकल ना पाए। फिर ये तमाम मालूमात जो थी वो फिर प्रेसिडेंट ओबामा के सामने रखी गई कि ये सूरत हाल है, चूंकि ये मकान जो है वो एक सेटल्ड इलाके में है, कबायली इलाके में नहीं कि जिसे ड्रोन के जरिए निशाना बनाया जाए। तो इस सिलसिले में क्या किया जाए, तो फिर उनके सामने दो ऑप्शन रखे गए CIA की जानिब से प्रेसिडेंट ओबामा के सामने कि या तो फिर B-52 बम्बार भेजा जाए और इस मकान को मलियमेट कर दिया जाए, इसमें जो भी मुकीम हो उसे जो है वो मार दिया जाए। या फिर दूसरा ये होगा कि जो अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में हैं वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए जाएं और टारगेटेड ऑपरेशन करें। B-52 बमबारी में ये होगा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बिगड़ेंगे, पाकिस्तान का जो ISI के साथ मजीद ताल्लुकात खराब होंगे और ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उसे सुर्खी का सामना करना पड़े। और इस सिलसिले में फिर ये भी हो सकता है कि कोई उनके सामने सबूत ना आ पाए कि उस मकान में कौन रिहाइश था, उसकी शनाख्त क्या थी। तो इसलिए फिर इस ऑप्शन को ड्रॉप कर दिया गया और फिर दूसरा ऑप्शन इख्तियार किया गया कि जिसके जरिए अमरीकी जो एहलकार थे अफगानिस्तान से वो हेलीकॉप्टर्स के जरिए आए और वहां पर ऑपरेशन करें। तो फिर पहली मई को ये फिर ऑप्शन चुना गया और उसमें फिर अमरीकी जो एहलकार थे वो एबटाबाद उस मकान पर उतरे। वहां पर उन्होंने जो इफराद थे मुबैना तौर पर, चूंकि ये मालूमात सारी या तो मीडिया पर बताई गई या फिर कुतुब में दर्ज की गई या फिर अमरीकी जो CIA वो हमें बतलाती है कि वो एहलकार हेलीकॉप्टर्स के जरिए आए। वहां पर एक हेलीकॉप्टर जो था वो किसी दीवार से या तारों से उलझा, वो गिर पड़ा, तबाह हुआ। और दीगर में उन्होंने फिर जो घर में मुकीम अफराद थे उनमें कत्लो गारत की, उन्हें मार दिया और उसामा बिन लादेन की वो लाश कहा जाता है कि वो लेकर अपने साथ चले गए, जिसे फिर उन्होंने समुद्र में बहा दिया। अब जो ये हकायक हैं या एक कहानी जो तरतीबवार गढ़ी गई, इन हकायक के बारे में रब्बी करीम बेहतर जानता है, लेकिन ये कुछ मीडिया में और किताबों में दर्ज किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये उसामा बिन लादेन के मुबैना इस मुकाम तक कैसे पहुंची। कहा जाता है कि ग्वांतानामो बे में जिन अलकायदा के कैदियों को रखा गया था उनसे उन्होंने कुछ जब तफ्तीश की, उन्हें बताया गया कि वहां पर कुछ ऐसे अलकायदा के मेंबर्स हैं जो उसामा बिन लादेन के बहुत करीब हैं और उनके साथ फैमिली टर्म्स हैं। उन्हीं में से एक जो किरदार है वो है अल कुवैती। अल कुवैती दरअसल एक पाकिस्तानी पठान था जिसके वालिदैन वो कुवैत में रहे, तो इसलिए वो अपने नाम के साथ अल कुवैती लगाता था, लेकिन उसका नाम था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान के बारे में कहा जाता है कि वो अलकायदा के साथ खासियत से मुंसलिक था और वही जो लॉजिस्टिक थी उसामा बिन लादेन को दस्तयाब थी पाकिस्तान में रिहाइश की या आने जाने की या दीगर सहूलियात की, वो पहुंचाया करता था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान एक किस्म का कोरियर था, यानी कि वो पैगाम रसानी और इस किस्म की जितनी भी मालूमात होती थी वो इब्राहिम करता था। वहां पर जो उसामा बिन लादेन की कैसेट्स, उनके खतूत और इस किस्म की बात जो थी वो अलकायदा की दीगर क़यादत तक इब्राहिम पहुंचाता था। अब इब्राहिम के बारे में जब मालूमात मिली तो इब्राहिम को फिर ट्रेस किया गया। एक दिन 2009 में इब्राहिम जब पेशावर से चला, उसे ट्रैक कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे, ताकुब में थे CIA के और लोकल जो पाकिस्तानी मुखबर थे वो। तो उन्होंने जाकर देखा कि वो एबटाबाद में इस मकाम तक पहुंचा और इस मकान में वो कुछ अरसा रहा और फिर उसका आना जाना जब नोट किया गया तो उस मकान में वक्फे से आता जाता रहा। तो इस बात के बारे में अंदेशे थे वो पुख्ता होते चले गए कि मकान एक ऐसा मकान का मंजर पेश कर रहा है कि जिसके बारे में कुछ जो आउटर इसके लुक है वो भी खासी मशकूक है, जो इफराद हैं वो बहुत कम बाहर निकलते हैं। तो ये फिर इसी चीज को टारगेट करते हुए CIA ने उस मकान पर गहरी नजर रखी और फिर ये ऑपरेशन किया। अब ये बात जानिए कि डॉक्टर शकील अफरीदी के साथ क्या हुआ।
جب شکیل افریدی نے جب اسامہ بن لادن کا یہ آپریشن ہو گیا امریکن فورسز کا وہاں پہ، تو پھر شکیل افریدی کو اسی CIA جو ان کی آپریٹو تھی سوئی وہ ملی، اسے بتایا کہ اسے رقم دے کر اس نے کہا کہ وہ پاکستان سے جلد از جلد نکل جائے، اس لیے کہ ISI اسے ڈھونڈ نکالے گی۔ افریدی کا خیال یہ تھا کہ چونکہ وہ اس آپریشن میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں رہا، اس کا نام جو ہے وہ ایز اے طبی ایک ڈاکٹر کے طور پر آئے گا کہ جو اس قسم کی مہم چلاتا رہا، تو اس نے اس خطرے کو نظر انداز کر دیا۔ اس کی بدبختی سمجھیے، اس بدبختی اس کی ہونی بھی چاہیے کہ وہ پھر پاکستان میں ٹھہرا رہا اور ISI پھر بالآخر اس نے کھوج لگا لیا کہ اس تمام گیم میں وہاں پر جو پاکستانی جو مخبر تھے وہ کون انوالو تھے، تو پھر وہ ڈاکٹر شکیل افریدی تک پہنچے۔ اب اسے سزا جو دینے کا عمل تھا وہ کیسے لایا گیا؟ اب اگر پاکستانی عدالتیں یا پاکستانی جو پروسیکیوشن تھی اگر وہ اسے سزا اس بات پر دیتی کہ اس نے اسامہ بن لادن کے ڈھونڈنے میں CIA کی مدد کی، تو یہ ایک پھر شرمندگی کا باعث بنتا کہ اس میں دنیا بھر سے جو انگلیاں اٹھ رہی تھیں وہ پاکستانی ریاست پر، تو پھر اسے ان چارجز پر عدالت میں پیش کیا گیا کہ چونکہ وہ منگل باغ کے ساتھیوں کی عسکری پسندوں کی مدد کرتا رہا، ان کا علاج معالجہ کرتا رہا اور ریاست کو اس نے خبردار نہیں کیا، تو منگل باغ کے ساتھ اس کے تعاون کی وجہ سے اسے پھر اس پر جو چارجز وہ کرپشن، وہ دہشت گردی کی معاونت اور اس قسم کے چارجز لگا کر اسے پھر سلاخوں کے پیچھے دھکیلا گیا۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا اس کا کیا انجام ہو، جو ریاست کے دشمن ہو، دشمن ایجنسیز کے ساتھ یا جو پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، مخالف ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ تعاون کی جو سزا عدالت میں ہونی، جو قانون میں ہونی چاہیے وہی اس کے ساتھ برتی جانی چاہیے۔ تو یہ تمام واقعات اس کے ساتھ جو اس واقعے کے ساتھ منسلک ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے کسی اور کتاب پر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔